हेलो स्टूडेंट, चलिए अब शुरू करते हैं एंशियंट हिस्ट्री का गुप्त साम्राज्य टॉपिक। गुप्त साम्राज्य में बहुत सारी सांस्कृतिक उपलब्धियां हुई थी, जिसके कारण इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे, श्री गुप्त थे गुप्त साम्राज्य के संस्थापक। उनका उत्तराधिकारी हुआ था घटोत्कच। लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुए थे, सबसे पहले प्रसिद्ध शासक गुप्त साम्राज्य के, वो हुए थे चंद्रगुप्त वन। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत की शुरुआत की थी चंद्रगुप्त वन ने। उनके बाद आए चंद्रगुप्त वन का उत्तराधिकारी आया समुद्रगुप्त। इसने आर्यव्रत 9 आर्यव्रत शासक और 12 दक्षिणावर्त शासक को हराया था। कब? 355 ईस्वी में, जिसके कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा था। अश्वमेध यज्ञकर्ता समुद्रगुप्त ने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। सबसे पहले था अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत और कविराज। समुद्रगुप्त ही थे सबसे पहले गुप्त शासक जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त वन के बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी बहुत प्रसिद्ध हुए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे फाहियान, चीनी यात्री। शकों पर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही शकों का आक्रमण हुआ था गुप्त साम्राज्य पे, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हरा दिया था, और जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। शाब जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, जिनमें से एक प्रसिद्ध थे कालिदास। इनको तो सभी जानते हैं। कालिदास की जो पुस्तक थी अभिज्ञान शाकुंतलम, वो इन्हीं के समय में लिखी गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आए हमारे कुमारगुप्त फर्स्ट, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इनके बाद आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने क्या किया? गिरनार पर्वत पे जो सुदर्शन झील था उसका जीर्णोद्धार किया। उसके बाद इनके समय में ही, स्कंदगुप्त के समय में ही हूण आक्रमण हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार गलती की है कि हूण आक्रमण जो हुआ था, ये मुझे हमेशा से लगता था कि समुद्रगुप्त के समय में हुआ था, लेकिन ये स्कंदगुप्त के समय में हुआ था हूणों का आक्रमण। गुप्त काल में पुलिस का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको दंड पाशिक बोलते थे, और जो साधारण अधिकारी होते थे उनको चाट और भाट बोला जाता था। भू राजस्व जो था वह 1/4 से 1/6 भाग तक उपज का, जितना भी उपज होता था उसका 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। कुछ भूमि होती थी उसमें जिनके अलग अलग नाम होते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है अपरहत। अपरहत मतलब होता था ऐसी भूमि जो जंगली भूमि हो, मतलब जिसपे खेती नहीं हो सकती है, उसे अपरहत बोला जाता था। गुप्त काल में उज्जैन जो था वो सबसे प्रमुख केंद्र था व्यापारियों के लिए। व्यापारिक केंद्र था उज्जैन, और शिक्षा के दृष्टि से पाटलिपुत्र और उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट था गुप्त काल में। भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में 510 में सती होने का पहला उल्लेख मिला है। सबसे पहले सती होने का उल्लेख एरन अभिलेख में मिला है, जिसको भानुगुप्त ने बनवाया था। गुप्त कालीन जो अजंता में 2 गुफाएं, वैसे तो अजंता में गुफाओं की संख्या 29 है, अभी बस उनमें से 6 ही बचे हैं, जिसमें से 16 और 17 नंबर की जो गुफाएं हैं वो गुप्त कालीन है, गुप्त काल में बनाई गई थी। 17 नंबर की जो गुफा है उसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित सारे, उनके जन्म से, मरण से, जो जब उन्होंने घर छोड़ा था, जब उन्हें निर्वाणा की प्राप्ति हुई थी, तब के सारे चित्र बनाए गए हैं गुफा नंबर 17 में।
जो कि महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। उसके बाद गुप्त काल में बाघ की गुफाओं का निर्माण हुआ था, जो कहाँ है, एमपी में विंध्य पर्वत पे। पंचतंत्र नाम की पुस्तक जो है सभी ने पढ़ी होगी, जो हमारे जनरेशन के लोग हैं उन्होंने पंचतंत्र तो पढ़ी ही पढ़ी होगी। इसके लेखक थे विष्णु गुप्ता। यह पहली ऐसी पुस्तक थी जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी उस समय, बाइबल के बाद। उसके बाद आते हैं हमारे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में तो सब जानते हैं। आर्यभट्ट का इन्होंने एक आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद हमारे आए गुप्त काल में ही ब्रह्मगुप्त थे, जो एक जिन्होंने जिन्होंने नक्षत्र, ये ज्योतिष विद्या में इनकी रुचि थी। पुराणों की रचना भी गुप्त काल में ही हुई थी। कालिदास जो है, इनका जो अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक थी, ये पहली भारतीय पुस्तक थी जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ था। उसके बाद जो दूसरी पुस्तक थी हमारी, वो भागवत गीता थी, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ था। चलिए स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे। हमारा नेक्स्ट एंशियंट का टॉपिक है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के जब पतन हुआ था गुप्त वंश का, उसके बाद जो है बहुत सारे छोटे छोटे राजवंशों का उदय होना शुरू हुआ था, जिनमें से कुछ थे मैत्रक, मौखरी राजवंश, पुष्यभूति राजवंश, परवर्ती गुप्त राजवंश और गौड़ राजवंश। इनमें भी सबसे जो विशालकाय साम्राज्य स्थापित कर पाए, उनमें से थे ये पुष्यभूति राजवंश। इनके जो संस्थापक थे, इनका नाम भी था पुष्यभूति। इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर के बनाई, जो कहाँ थी, हरियाणा में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र एरिया में यह राजधानी इन्होंने बनाई थी, थानेश्वर को। प्रभाकर वर्धन जो थे, ये सबसे प्रसिद्ध शासक हुए थे पुष्यभूति वंश के। इन्होंने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई थी। पुत्र इनके थे राजवर्धन और हर्षवर्धन। पुत्री इनकी थी राजश्री। राजश्री जो पुत्री थी, इनका विवाह हुआ था कन्नौज के जो राजा थे ग्रहवर्मा, उनसे। मालवा के जो राजा थे देवगुप्त, उन्होंने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और इनकी पुत्री राजश्री को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। राजवर्धन आए, इनके भाई, इन्होंने देवगुप्त की हत्या की, लेकिन शशांक जो कि देवगुप्त का मित्र था, उसने धोखा दे करके राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक जो था वह गौड़ राजवंश से संबंधित था। शशांक जो था वह शैव धर्म को मानता था और उसने बोधि का जो वृक्ष था उसे कटवा दिया था। उसके बाद आते हैं हर्षवर्धन। चूंकि राजवर्धन की हत्या हो गई, तो हर्षवर्धन की उम्र बहुत ही कम थी, उस समय 16 साल के ही थे, तो उन्हें राजगद्दी पे बैठना पड़ा। हर्षवर्धन ने शशांक जो था गौड़ वंश के शासक, उनको हराया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। हर्षवर्धन के समय ही ह्वेन सांग जो कि चीनी यात्री थे, वो भारत आए थे। ह्वेन सांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ह्वेन सांग जो थे वो हमारे पहले चीनी यात्री थे, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। और उनका उद्देश्य भारत आने का क्या था कि उन्होंने जो बौद्ध ग्रंथ है उसको संग्रह करना और अपने साथ चाइना वापस लेके जाना। कश्मीर के शासक जो थे, उनसे हर्षवर्धन ने बुद्ध दंत के जो अवशेष थे वो उन्होंने बलपूर्वक प्राप्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा, बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था चौथे बौद्ध सभा के बाद, महायान और एक हीनयान। तो नालंदा विद्यालय जो था वह महायान बौद्ध धर्म का शिक्षा केंद्र था उस समय, हर्षवर्धन के समय।
प्रयाग, जिसका नाम पहले इलाहाबाद भी था, वहाँ पे हर 5वें वर्ष में एक समारोह आयोजित की जाती थी हर्षवर्धन के द्वारा, जिसे महामोक्ष परिषद भी कहा जाता था। जो छठा समारोह आयोजित किया गया था, उसमें ह्वेंग सांग ने भी भाग लिया था। हर्ष के जो दरबारी कवि थे वो थे बाणभट्ट। इन्होंने हर्ष चरित और कादम्बरी की रचना की थी। हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें हुई थी, जिनकी रचना उन्होंने की थी। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये 3 पुस्तकें जो है हर्ष द्वारा रचित है। लेकिन कहा जाता है कि किसी कोई और जो लेखक था, उन्हें इनाम दे करके हर्ष ने ये 3 पुस्तकें लिखवाई थी और अपना नाम दिया था। मंत्री परिषद के जो मंत्री होते थे हर्ष के समय में, उसे अमात्य कहा जाता था। हर्ष का जो राज्य था वह बहुत सारे प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत को उस समय भुक्ति कहा जाता था, और भुक्ति का जो शासक होता था उसे उपरिक कहा जाता था। भुक्ति के बाद आता था हमारा विषय। विषय का जो शासक होता था उसे विषयपति कहा जाता था। विषयपति के बाद आता था पाठक। ग्राम जो थी वो सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की। पुलिसकर्मी जो थे उन्हें चाट या भाट कहा जाता था। सिंचाई के लिए हर्षवर्धन के समय जल पंप, जिसे तुला यंत्र कहते थे, उसका निर्माण किया गया था। मथुरा जो था वह हर्षवर्धन के समय में सूती वस्त्र का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। अब देखिए क्वेश्चन कैसा कैसा पूछता है इसमें से। पहले तो शशांक के बारे में पूछेगा कि कौन सा राजा या फिर कौन से राजवंश का जो राजा था उसने बोधि वृक्ष को कटवाया था, तो वो था शशांक। ह्वेन सांग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि यात्रियों का राजकुमार किसे बोलते हैं, नीति का पंडित किसको बोला जाता है। ह्वेन सांग जो कि चीनी यात्री था, और वह किसके समय में आया था, हर्षवर्धन के समय में। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि इलाहाबाद में जो इलाहाबाद का जो 5 साल पे समारोह किया जाता था, उसे ही अब शायद कुंभ मेला में से स्थानांतरित कर दिया गया है कि, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि जो इलाहाबाद में 5वें वर्ष में जो समारोह होता था, वो किसके द्वारा आरंभ किया गया था, हर्षवर्धन के द्वारा। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं कि एंशियंट का जो हमारा अगला टॉपिक है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंशों का उदय हुआ था। पहला था पल्लव वंश। ये 6ठी शताब्दी में इसका उदय हुआ था, पल्लव वंश का। इसके जो संस्थापक थे वो श्री विष्णु थे, और इन्होंने कांची को अपनी राजधानी बनाई थी। नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो थे पल्लव वंश के शासक, इन्होंने महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे रथ मंदिर भी कहा जाता है। रथ मंदिरों की संख्या 7 है, जिसमें से द्रौपदी का रथ जो है वो सबसे छोटा रथ मंदिर कहलाता है। इन्होंने वातपीकोण व महामल्ल की उपाधि धारण की थी। अरब आक्रमण के समय पल्लव वंश में जब अरबों का आक्रमण हुआ था, तो जो शासक थे वो नरसिंह वर्मन सेकंड थे। कैलाश मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया है। 10 कुमार चरित के जो रचयिता थे दंडी, वह नरसिंह वर्मन टू के शासन काल में ही दरबार में ही रहते थे। कांची मुक्तेश्वर का मंदिर जो है नंदी वर्मन सेकंड ने बनवाया था। अब आते हैं चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं। इसका उदय जो है पल्लव वंश के बाद जो है 9वीं शताब्दी में चोल वंश का उदय होता है। इसके संस्थापक विजयालय थे, और इन्होंने तंजौर को अपनी राजधानी बनवाई थी। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की थी।
आदित्य वन जो थे उन्होंने पल्लवों को हराया और कोंड राम की उपाधि धारण की थी। तक्कोलम का जो युद्ध हुआ था, तक्कोलम का युद्ध, उसमें जो है कृष्ण जो थर्ड थे राष्ट्रकूट शासक, उन्होंने परांतक फर्स्ट को हराया था जो चोल शासक था। राज वन जो है ये पहले शासक थे चोल शासकों में जिन्होंने श्रीलंका के कुछ भागों को जीता और जीते हुए भाग को इन्होंने अपने चोल साम्राज्य में मिला लिया था। राजेश्वर का शिव मंदिर जो है वो राज फर्स्ट ने बनवाया था। राजेंद्र वन जो थे, राजेंद्र वन के समय में चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। महीपाल को हराया था इन्होंने। किन्ने किन्ने? राजेंद्र वन ने बंगाल का जो शासक था, पाल राजवंश का शासक महीपाल, उसे हराया था और उसे हराने के बाद गंगईकोट चोल की उपाधि धारण की थी राजेंद्र वन ने। चोल साम्राज्य की सबसे अच्छी जो देन थी वो थी स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत चोल साम्राज्य से ही हुई थी। इसमें जो है भूमि के कुछ प्रकार थे जिसमें होता था वेल्लन वगई। वेल्लन वगई उस भूमि को कहते थे जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि है। ऐसे किसान, ऐसे किसान की भूमि है जो ब्राह्मण नहीं है और किसान उस भूमि का स्वामी है। ब्रह्मदेव जो भूमि था वो ब्राह्मणों को उपहार में दिया जाने वाला भूमि को ब्रह्मदेव भूमि कहते थे। शाला भोग भूमि वह भूमि होती थी जो किसी विद्यालय की रख रखाव के लिए दिया जाता था। देवदान भूमि मंदिर को उपहार में दिया जाने वाला भूमि था। पल्ली चद्दम भूमि जो था वह जैन संस्थाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को पल्ली चद्दम कहा जाता है। कनलजू जो था यह सोने, चोल साम्राज्य में जो सोने के सिक्के होते थे उन्हें कनलजू कहा जाता था, सोने के सिक्कों को। नटराज की मूर्ति जो है वो नटराज की मूर्ति जो है वो चोल साम्राज्य की जो सांस्कृतिक धरोहर थी उसी की देन है। चोल साम्राज्य में भूमि कर कितना था? चोल साम्राज्य में भूमि कर उपज का 1/3 भाग होता था। विष्णु उपासक जो थे चोल साम्राज्य में, जो विष्णु विष्णु के उपासक थे, विष्णु की पूजा करते थे, उन्हें अलवार संत कहते थे और जो शिव की पूजा करते थे उन्हें नयनार संत कहा जाता था। अब आते हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश में इनके संस्थापक हुए थे दंती दुर्ग और इन्होंने मान्य खेत को अपनी राजधानी बनाई थी। एलोरा की गुफाओं का निर्माण में, एलोरा की गुफाओं में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट के शासक जो कृष्ण वन थे उन्होंने करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था उसमें कौन कौन से वंश शामिल थे? राष्ट्रकूट, पाल वंश और प्रतिहार वंश। इन्हीं तीन वंशों के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। राष्ट्रकूट जो थे उन्होंने, राष्ट्रकूट जो वंश था उसकी स्थापना दंती दुर्ग ने की थी 752 ईस्वी में और राजधानी किसको बनाई थी? मान्यखेट को। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था वो हुआ था राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और प्रतिहार वंश के बीच। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो पाल शासक कहाँ के थे? ये बंगाल के थे पाल शासक। प्रतिहार वंश कहाँ के थे? ये गुजरात के थे। और राष्ट्रकूट शासक जो है इनके बीच हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष। एलोरा और एलिफेंटा के जो गुहा मंदिर है, एलोरा एलिफेंटा के गुहा मंदिर, इसका निर्माण जो है वो पाल शासकों ने ही करवाया है। यहाँ मंदिरों की संख्या जो है 34 है और इन्होंने ही इसके एलोरा एलिफेंटा गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था। थेनीवेट जो थे इन्होंने सबसे पहले
एलोरा गुफा का उल्लेख किया था। कब? 17वीं शताब्दी में। उसके बाद आए चालुक्य वंश। कल्याणी के चालुक्य, इनके जो संस्थापक थे, चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे तैलपतु, और इन्होंने राजधानी मान्यखेत को बनाई थी। इन्होंने चालुक्य वंश के जो एक राजा थे सोमेश्वर वन, इन्होंने राजधानी को मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित कर लिया था। विल्हण और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे, जो कि एक चालुक्य शासक था। चालुक्य शासक, चालुक्य वंश जो वातापी के थे, उनके संस्थापक थे जयसिंह, और इनकी राजधानी राजधानी कौन सी थी? वातापी थी। पुलकेशिन पुलकेशिन टू जो था, जिसने हर्षवर्धन को हराया था 6ठी शताब्दी में, उसने 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 जो ऐहोल अभिलेख, जिसमें यह वर्णन मिलता है कि पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को हराया था, उसके जो रचयिता हैं, जिसने ऐहोल अभिलेख लिखा है, वह है रवि कीर्ति। पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को हराने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ऐहोल वही जगह है जहाँ पर पुलकेशिन टू और हर्षवर्धन के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन को हराया गया था और पुलकेशिन जीत गया था।